प्यारे बच्चों, वेलकम टू एलेक्स सर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ स्पेसिमेन 2023 एंड द क्वेश्चन सेज डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड द मेथड प्रिंट एज फॉलोज। अब ये ओवरलोड का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जब हम लोग एक क्लास की बात करते हैं तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात बताई है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि क्लास के अंदर हमारे पास मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर मेथड्स होते हैं। मेथड्स माने फंक्शंस। तो हो सकता है हमारे क्लास में एक फंक्शन हो, दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन, 10 फंक्शन हो। बट द पॉइंट इज कि बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। अब ओवरलोड का क्या मतलब है, फंक्शन से या मेथड से ओवरलोड का क्या रिलेशन है। अगर मेरे पास दो मेथड सेम नेम के हैं तो उसको मैं बोलता हूं फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑलराइट, या मेथड ओवरलोडिंग। दो या दो से ज्यादा अगर मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं सेम नेम के इन अ क्लास, दिस इज नोन एज फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ऐसे ही तो ये पॉसिबल नहीं है कि सेम नेम का मैं एक फंक्शन या मेथड लिख दूं, दो मतलब एक ही क्लास में दो या तीन फंक्शंस में लिख दूं सेम नेम का, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। बट अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, ओवरलोडिंग में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। फंक्शन के अंदर या तो हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जो इनपुट पैरामीटर्स है वो चेंज कर दें, या टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दें। ठीक है ना। पहली चीज तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। दूसरी चीज, एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऑफ द सेम नेम हो सकते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। और अगर हमें ओवरलोडिंग करनी है तो हमें इनपुट पैरामीटर्स में थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझेंगे ओवरलोडिंग का। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे मैंने एक क्लास बनाई, क्लास ओवरलोड। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे क्लास ओवरलोड मैंने ले ली और इसके अंदर हमें तीन मेथड्स रखने हैं। ये पहला मेथड है वॉइड प्रिंट, दूसरा है बूलियन प्रिंट और तीसरा है वॉइड प्रिंट अगेन, राइट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले वाले में कुछ भी इनपुट नहीं है, दूसरे वाले में सिर्फ एक इनपुट है और तीसरे वाले में एक ये है और एक ये, दो इनपुट्स है, राइट। तो पहले में एक भी नहीं है, दूसरे वाले में एक है और तीसरे वाले में दो है, राइट। अब नंबर ऑफ इनपुट से भी हम ये काम कर सकते हैं और टाइप ऑफ इनपुट, जो डेटा टाइप ऑफ इनपुट है उसका भी हम चेंज करके ओवरलोडिंग कर सकते हैं, राइट। अभी तीनों मेथड्स पहले मैं जरा लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला मेथड है वॉइड प्रिंट, राइट। ये फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये फंक्शन एंड हुआ, कुछ कोड यहाँ पे होगा, अभी कोड डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड है बूलियन प्रिंट। यहां पे हमने एक n नाम का वेरिएबल इनपुट ले लेना है, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। और तीसरा फंक्शन है मेरे पास void print अगेन, और उसके अंदर int a एक इनपुट है और char ch एक इनपुट है, राइट। ये भी यहां पे ओपन हुआ और यहां पे कहीं क्लोज हो गया, राइट। अब जरा इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बात करता हूं, इनके लॉजिक वगैरह क्या होंगे, क्योंकि तीन मेथड्स मैंने क्लास में बना दिए। ये काम करेंगे, ब्यूटीफुली काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद द सेम नेम भी काम करेंगे। बस ट्विस्ट ये है, ओवरलोड करते वक्त फंक्शन के अंदर आप प्रॉपरली देखें कि इनपुट जो पैरामीटर्स है वो या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो, जैसे ऊपर वाले में एक भी नहीं है, नीचे वाले में एक है और उसके नीचे वाले में दो है, राइट, या तो टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो। अच्छा, अब जरा तीनों फंक्शंस की फंक्शनैलिटी के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो पहला कोड है एक पैटर्न प्रिंटिंग को लेके, राइट। पैटर्न कैसा है, इस तरीके का पैटर्न है, राइट। अब इसका सीक्वेंस जनरेशन काफी आसान है और ये काफी काफी दफा बोर्ड में पूछा भी गया, राइट। थोड़ा सा बात करेंगे, जब भी हम लोग इस तरीके का रोज एंड कॉलम्स में प्रिंटिंग करते हैं तो हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप की जानकारी होना जरूरी है। नेस्टेड फॉर लूप की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा नेस्टेड फॉर लूप देखते हैं कि कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे मान लेता हूं मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, आई और जे, दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं, और मैं नेस्टेड फॉर लूप जरा यहाँ पे लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 4 रोज हैं, मैं 4 ले लेता हूँ, और j is equal to 1, j is less than equal to I, j plus plus। ये फॉर लूप यहाँ खत्म हुआ।
फॉर लूप यहाँ खत्म हुआ, राइट। अब ये तो बात हो गई हमारे नेस्टेड फॉर लूप की। अब ये नेस्टेड फॉर लूप मैंने क्यों लगाया, कैसे लगाया, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। आई और जे का पहले थोड़ा सा ड्राई रन करके वैल्यूज दिखाता हूँ। आई कितनी बार चलेगा बच्चों, 1 पे चलेगा आई, फिर 2 पे चलेगा आई, फिर 3 पे चलेगा आई, और फिर 4 पे चलेगा आई। ये 4 वैल्यूज आएगी जनरेट होंगी। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो आई का जो लूप है वो इस तरीके से 4 वैल्यूज जनरेट कराएगा। वो बात अलग है, हर आई की वैल्यू के लिए जे की भी वैल्यूज चलने वाली, ठीक है ना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई, जे's लूप इज गोइंग टू बी आइटरेटेड। लेट्स सी हाउ इट आइटरेट्स। जे की अगर मैं देखूं तो जे चल रहा है लेस देन इक्वल टू आई। जे कैसे चल रहा है, लेस देन इक्वल टू आई, मतलब जे अगर 1 से स्टार्ट होता है, जे अगर 1 से स्टार्ट होता है तो लेस देन इक्वल टू आई मतलब 1 तक ही चलेगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू आई सिर्फ एक बार चलेगा, राइट। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो जे का लूप कितनी बार चलेगा, एक 1 पे चलेगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 2 पे भी चलेगा, राइट, क्योंकि आई तक जाएगा और आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, राइट। इसको यहाँ सेग्रीगेट कर देते हैं। अब इसी लॉजिक से देखो, जब आई की वैल्यू 3 है तो जे बच्चों 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा और 3 पे चलेगा, राइट। और 4 पे देखें तो जे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा एंड 4 पे भी चलेगा, राइट। इस तरीके से हमारे पास ये आई और जे की वैल्यूज इस तरीके से लिखी जाएंगी, या ये लूप इस तरीके से आइटरेट होकर चलेगा। अब इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे इस जगह पे क्या कोड लिखें जो ये हमारा नंबर्स आने लग जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, INT का ही, INT काउंट या फिर काउंटर। मैं काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू 1 यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, राइट। अब ये जो पार्ट है मेरा, जे वाला पार्ट पहली बार में एक बार चलेगा, फिर एक और 2 बार चलेगा, फिर 1 2 3 बार चलेगा, और 1 2 3 4 बार चलेगा। नोटिस करो यहाँ पे भी ये 1 बार चल रहा है, फिर ये 2 बार चल रहा है, फिर ये 3 बार चल रहा है, और ये 4 बार, मतलब 4 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, राइट। और हर बार के चलने के बाद, हर बार के चलने के बाद नेक्स्ट लाइन हो जा रहा है। यहाँ से नेक्स्ट लाइन हुआ, फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन हुआ, फिर 3 बार चलने के बाद यहाँ से नेक्स्ट लाइन हुआ। तो जितनी बार आई का लूप चल रहा है, मैं जे के लूप के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ system.out.println। मतलब ये अगर हम सिर्फ SOPLN लिख देते हैं, system.out.println, SOPLN इज डिनोटेड, मैं अपने क्लासेस में बोलता हूँ system.out.println को SOPLN से डिनोट करता हूँ। तो SOPLN अगर लिखा हुआ है तो वो सिर्फ कुछ नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा, राइट। दिस इज इक्विवेलेंट टू योर एस्केप सीक्वेंस \n, राइट। तो मैं कुल मिला के एक स्टेप नीचे ले आऊंगा जो भी मैं कर रहा हूँ। तो जब जे का लूप पहली बार में एक बार चला, SOPLN हुआ, तो नेक्स्ट लाइन चला गया, फिर जे का लूप 2 बार चला, फिर SOPLN नेक्स्ट लाइन चला गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये नेक्स्ट लाइन को जनरेट करने के लिए आएगी जस्ट बाद में, जे वाले लूप के जस्ट बाद में, राइट। अब जे वाले लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं काउंट को प्रिंट कर दीजिए, system.out.print काउंट, राइट। और प्रिंट करते ही व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू शुड डू काउंट प्लस प्लस एज वेल, राइट। तो पहले प्रिंट करा और उसके बाद फिर काउंट प्लस प्लस कर दिया। हम चाहें तो ये प्रिंटिंग और इंक्रीमेंटिंग दोनों एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। We can do it like this as well, and that is going to be better. Count plus plus. तो SOPLN के पास अब 2 काम है इसके अंदर। इस लाइन में अगर हम देखें तो 2 काम हो रहे हैं, एक प्रिंटिंग हो रहा है, दूसरा इंक्रीमेंटिंग हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंटिंग है, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंटर लगा हुआ। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन के लिए मैसेज करना, मैं उस पर भी वीडियोस बना के डालूंगा आपके लिए, ठीक है। अगर हम इस पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, प्रिंटिंग का और इंक्रीमेंटिंग का, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंटर है तो यानी कि पहले वो दूसरा काम होने देगा, प्रिंटिंग पहले होने देगा और फिर बाद में इंक्रीमेंटिंग करेगा। अगर प्री होता तो पहले वो इंक्रीमेंटिंग करता और फिर बाकी काम होने देगा, क्योंकि पोस्ट है तो पहले प्रिंट करेगा और फिर बाद में इंक्रीमेंट करेगा, राइट। आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो काउंट की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जब पहली बार में जे में जाएगा तो इस जगह पे वो सबसे पहले मुझे 1 प्रिंट करके देगा, इसकी वैल्यू के लिए, जे की वैल्यू 1 के लिए वो 1 प्रिंट करके देगा, काउंट की वैल्यू 1 है, और फिर काउंट की वैल्यू बढ़ा के 2 कर देगा, राइट। तो जब ये दोबारा में लूप के अंदर आएगा जे के अंदर, तो यहाँ पे 2 पे काम करेगा, प्रिंट करेगा, और फिर 3 प्रिंट करेगा। फिर जब दोबारा में आएगा तो 4 प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा और 6 प्रिंट करेगा, और फिर 4th बार जब आएगा प्रिंट करेगा 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से हमारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा, ऑलराइट।
अब इसको एक दफा हम लोग सिस्टम पे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट पहले बाकी के लॉजिक्स में एक्सप्लेन करता हूं, फिर सिस्टम पे देखते हैं, राइट। विल मूव टू द सेकंड पार्ट है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है टू चेक वेदर द नंबर इज अ ड्यूटनी नंबर। A number is Dewdney if the cube of sum of digits is equal to the number itself। ठीक है, अब ये जो भी नंबर मेरे पास इनपुट आया है, ये n की वैल्यू जो भी इनपुट आई है, हमें चेक करना है ये ड्यूटी नंबर है कि नहीं, राइट। और ड्यूटी नंबर क्या होता है, अगर जो सम ऑफ डिजिट्स है उसका क्यूब नंबर इटसेल्फ पे आ जाए। कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं, पहले हमें सम ऑफ डिजिट्स का कोड पता होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स का कोड कैसा लिखा जाता है जरा देखते हैं। पहले मैंने n की कॉपी बना ली, ताकि अगर मैं n पे कुछ काम करूं, चेंज कर दूं n को, तो उस पर कुछ फर्क ना पड़े, कॉपी की वैल्यू इंटैक्ट रहे। while n इज ग्रेटर देन 0, मैं कुछ स्टेप्स लिखने वाला हूं। क्या स्टेप्स होने वाले मेरे, मैं पहले तो कुछ वैल्यू निकालूंगा इस तरीके से, ये छोटा सा लॉजिक है हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स का, ठीक है ना। इस पे मैं अलग से वीडियो एक बना के डालूंगा सम ऑफ डिजिट्स के लिए, एक दफा वो वीडियो भी देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि हम सम ऑफ डिजिट्स कैसे करते हैं, किसी भी नंबर इनपुट लिए हुए नंबर का सम ऑफ डिजिट्स कैसे करते हैं। हाल फिलहाल में कोड ये है इसका। मैं यहाँ पे एक सम वेरिएबल और ले लेता हूँ, int सम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब ऐसा करने से हमारे पास पूरे के पूरे नंबर का सम डिजिट्स का सम आ जाएगा। उसके बाद व्हाइल लूप के बाद हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये सम की जो वैल्यू आई है, अगर ये कॉपी के बराबर है, सॉरी सम के क्यूब की जो वैल्यू आई, के बराबर है, तो इट इज नोन एज द ड्यूटी नंबर। तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अभी तो मैं ऐसे रफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई गो टू द ब्लूजे एंड देन शो यू द कोड प्रॉपर्ली, राइट। और उसके बाद तीसरा है हमारा प्रिंट फंक्शन, जो कि कह रहा है कि अगर इनपुट किए हुए दो वेरिएबल्स में से अगर एक जो ch वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल, अगर ये s के बराबर है, स्मॉल या कैपिटल, तो नंबर का a का स्क्वायर कर दो, या फिर अगर ये c के बराबर है तो क्यूब कर दो, राइट। आई जस्ट क्विकली राइट इट, इफ ch is equal to s or ch is equal to capital S, I will simply print SOPLN square of the number, that is a into a, else if ch अगर c के बराबर है या कैपिटल C के बराबर है तो प्रिंट कर दो क्यूब ऑफ द नंबर, इट इज a into a into a। अब कई बच्चे इसमें कहेंगे कि mat.pow क्या भी हम लोग यूज कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, जब भी हमें स्क्वायर या क्यूब करना है तो mat.pow भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड दिस लाइक दिस। हो सकता है सोल्यूशन में मैंने वहां पे दूसरे तरीके से कर रखा हो, बट द थिंग इज कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब आइए जरा इसको हम लोग ब्लूजे में देख लेते हैं एक दफा कैसा दिख रहा है। सोल्यूशंस ऑलरेडी दे रखे हैं, मैं बता चुका हूं। आप टाइप करिए एलेक्स सर गूगल पे, एंटर करिए, पहली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक कर दीजिए alexa.com पे। यू हैव द सॉल्यूशंस ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। 10th के स्पेसिमेन में चले जाएंगे, 2023 पे क्लिक करेंगे एंड देन वील बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 पे। Code is copyable. This is the question given, this is the code given. Let's copy the code and then we'll move to BlueJ. सेम नेम की क्लास बना लेनी है, ओके, कंट्रोल A,
सब कवर हो जाएगा, कंट्रोल V, पेस्ट हो जाएगा पूरा कोड जो वहां से कॉपी हुआ है, एंड यू हैव आवर कोड है, राइट। इसको एक दफा फिर से डिस्कस कर लें, ये वही सारी चीजें जो मैंने वहां पे भी बताई। दिस इज द कोड फॉर प्रिंटिंग दैट पैटर्न, then this is the code for printing or checking if the number is duty number or not। यहाँ पे कॉपी की जगह टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया है, बस सम की जगह s ले लिया है, राइट। और रेम या रिमाइंडर की जगह मैंने इस तरीके से इसको मॉडुलस में ऐड करा लिया है, एंड देन आई एम जस्ट सिंपली चेकिंग कि वो क्यूब उसके बराबर है कि नहीं, और नहीं तो फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ ट्रू, नहीं तो फॉल्स, राइट। और ये तीसरा वाला कोड है, राइट। अगर s या s के बराबर है तो स्क्वायर प्रिंट कर दो, नहीं तो क्यूब प्रिंट कर दो अगर c के बराबर है तो। एंड दिस इज आवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया है। मेन फंक्शन में हम पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से, उसके बाद फिर हमने तीनों फंक्शंस को पहले प्रिंट को कॉल कराया है, फिर दूसरे वाले प्रिंट को कॉल कराया है, और फिर तीसरे वाले प्रिंट को कॉल कराया है, राइट। दिस इज आवर मेन फंक्शन। होप दैट हेल्प्स।